ये इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में इससे अधिक इम्पॉर्टेंट कोई हेडिंग नहीं है, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और 5 नंबर में डेरिवेशन निश्चित रूप से आता है, तो समझ लेते हैं पूरा डेरिवेशन। उससे पहले दोस्तों समांतर प्लेट संधारित्र को हम समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 2 प्लेटें होती हैं, धातु की चालक प्लेटें 2 होती हैं, और जिनको हम कोई नाम दे सकते हैं। मान लिया पहली प्लेट x है और दूसरी प्लेट क्या है, y है। और इन प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d, यानी d मान लेते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है, राइट। और पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, यानी प्लस क्यू आवेश देते हैं, और ये आवेश पहली प्लेट की भीतरी सतह पर फैल जाता है, यानी पहली प्लेट की भीतरी सतह पर यह धनावेश क्या है, फैल जाता है। और उतना ही ऋण आवेश प्रेरण द्वारा जो प्लेट y है, दूसरी प्लेट, उसकी भीतरी सतह पर आ जाता है। यानी जितना आवेश पहली प्लेट की भीतरी सतह पर धनात्मक होता है, और उतना ही आवेश दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश होता है। और दूसरी प्लेट का जो संबंध है वो पृथ्वी से होता है। कहाँ से होता है, पृथ्वी से, देख सकते हैं, पृथ्वी से होता है। और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो दूसरी प्लेट के धनावेश को निरावेशित कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों का जो होता है वो दूसरी प्लेट y के बाहरी सतह के धनावेश को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी निरावेशित कर देता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि आवेश केवल दोनों प्लेटों की भीतरी सतह पर ही होता है, यानी पहली प्लेट की भीतरी सतह पर धनावेश होता है, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरी प्लेट जो कि y है उसकी भीतरी सतह पर ऋणावेश उतना ही आ जाता है, ठीक। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच धनावेश और ऋणावेश ये उत्पन्न हो जाता है। तो अब क्या क्या चीज़ें इन आवेशों के कारण उत्पन्न होंगी, तो आपको बता दें कि सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा। और इस डेरिवेशन को करने की आसान ट्रिक में बता दूं, 3 चीज़ें दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न होंगी। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर विभवांतर उत्पन्न होगा, और फिर धारिता हम निकालेंगे। यानी ये याद रखिएगा, EVC यानी वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर और धारिता, ये 3 चीज़ें प्लेटों के बीच पाई जाती हैं। और उसके लिए मान लिया कि जो प्लेटों पर आवेश है, मान लिया पहली प्लेट पर मैंने बताया कि धनावेश है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व आप जानते ही हैं कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा से लिखते हैं। और सिग्मा बराबर होता है Q/A, राइट। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। और यदि प्लेटों के बीच के स्थान में परावैद्युत माध्यम हो, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो जिसका परावैद्युतांक कितना हो, K हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर σ/K/0, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। तो सिग्मा का मान Q/A उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर Q/A K/0, और E = आपका आएगा Q/KA/0। यानी यहाँ से सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका आ जाएगा E बराबर Q/KA/0, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि इनके बीच हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र जो कि हमने निकाल लिया। आप क्या निकालेंगे, विभवांतर, और फिर हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो उसी क्रम में मान लिया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना V है, तथा उन प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, d है। तो हम प्लेटों के बीच अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर V/D, देख सकते हैं। तो E बराबर V/D होगा, तो V बराबर कितना होगा, ED होगा। और V का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 2। और समीकरण 2 अभी आपने देखा ही है, यानी समीकरण 2 से E का मान यहाँ से उठाएंगे और इसको रख देंगे जाकर V बराबर ED में, यानी V बराबर ED में हम E की जगह रख देंगे। तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, और फाइनली आएगा V बराबर QD अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, और इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब चूंकि हमारा लक्ष्य है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना, तो मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, C है, तो Q बराबर CV होता है, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। तो V का मान जो ऊपर हमने निकाला है, आप देख सकते हैं समीकरण 3 में, यहाँ से V का मान उठाकर हम C बराबर Q अपॉन B में रख देंगे। तो जब रखेंगे तो मान इतना आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो बटे में है के ए एप्सिलॉन जीरो, ये ऊपर चला जाएगा, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, राइट। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आया है, और ये तब फार्मूला आएगा जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो और जिसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो। लेकिन अगर हम मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, कितना हो, वायु हो, तो जब वायु होगा तो परावैद्युतांक के का मान 1 हो जाएगा। उस दशा में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को C0 से लिखते हैं, और जब के का मान 1 हो जाएगा तो C की जगह हो जाएगा C0, के का मान 1 रखेंगे तो C0 बराबर होगा एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी, यानी के का मान 1 हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 5, और इसको क्या माना था हमने, 4। अब समीकरण 4 को 5 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पर क्या आएगा, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा C अपॉन C0, और यहाँ पर के एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी होगा, और नीचे एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी, तो एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी, एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी ये कट जाएगा, और C अपॉन C0 बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा K, और यह इसको हम लिख सकते हैं C बराबर C0 के, राइट। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल कर आया C बराबर C0 के। और आपको बता दें कि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ होने पर हमेशा याद रखिएगा संधारित्र की जो धारिता है ये K गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला निकला कि C बराबर C0 के। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।